नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास चुनावी रण में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं एक बहुत ही खास शख्सियत से, जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार जयपाल। डॉक्टर राजकुमार जयपाल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने शहर में न सिर्फ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के तौर पर, बल्कि एक चिकित्सक के तौर पर और समाज सेवक के तौर पर भी अपनी विशेष भूमिका निभाई है। तो आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल से। डॉक्टर जयपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं इंटरव्यू की शुरुआत में दर्शकों को आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रूबरू करवाना चाहूँगी, ताकि हमारे दर्शक आपके अब तक के सफ़र की संघर्ष को अच्छे से समझ सकें। मैं राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर 5 साल मिनिस्टर रहे सुखाड़े रेजिम में, मदर 11 साल मिनिस्टर व एमएलए रही और सभी कांग्रेस से ही जुड़े रहे। और मैं मेडिकल क्षेत्र से हूँ। मैंने एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया जनरल सर्जरी में। और ये बात है 84 की। राजीव जी उस वक्त अध्यक्ष थे एआईसीसी के, वो अजमेर आए थे। और अजमेर उस वक्त मैं डॉक्टर प्रकोष्ठ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैंने उनका एक प्रोग्राम कराया था राजीव गांधी जी का, जिसमें मैंने सारे ऑल ओवर राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट्स को कांग्रेस से उनकी रीति नीति के बारे में जुड़ाव किया था। उसमें राजीव गांधी जी ने संबोधन किया था विजय लक्ष्मी पार्क में। और उसी वक्त उन्होंने ये आह्वान किया था कि जो यंगस्टर है, टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। और उन्हीं के आह्वान से और उन्हीं ने ही, राजीव गांधी जी ने मुझे फिर 85 में कांग्रेस का टिकट दिया और मैं फिर जीता। और मैंने उस वक्त दीदेन जो कैलाश मेघवाल होम मिनिस्टर थे, उनको पराजित किया था। डॉक्टर साहब, एक चिकित्सक से राजनीतिज्ञ बनना आसान नहीं है, 2 अलग अलग स्ट्रीम हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसमें आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा राजीव गांधी जी रहे। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरा शुरू से ही जो इंटरेस्ट था वो राजनीति में था। ये बात अलग है कि मैं एमबीबीएस भी किया, एमएस भी किया, लेकिन मेरा जो मेन जो इंटरेस्ट था वो राजनीति में था, इसलिए मैं राजनीति में आया। आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं। हाँ। तो तब से लेकर अब तक जो राजनीतिक करियर आपने देखा है, राजनीतिक उतार चढ़ाव आपने देखे, तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? मैं, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, ओवरऑल राजनीति की बात कर रही हैं? ओवरऑल राजनीति की बात करें तो काफ़ी बदलाव जो आ गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इन बदलावों को? जहाँ तक जो पहले राजनीति थी, कांग्रेस में राजनीति थी, एक वरिष्ठ जो भी नेता था, वरिष्ठ था, उसकी पहचान थी, उसकी सब बात मानते थे। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, और एक समन्वय था, एक कोऑर्डिनेशन था। अब वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी है कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस अपना प्रोग्राम करती है अलग, एनएसयूआई अलग करती है, सेवा दल अलग करती है, और जो मेन कांग्रेस है उसका अलग करता है। तो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी आई है। और एक जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है, उनकी रेस्पेक्ट जो यूथ को करनी चाहिए, वो थोड़ी बहुत कम हुई है। ये मैंने बदलाव देखा है। देखिए, आप एक चिकित्सक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ शहर में देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीब तबके की जनता अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रहती है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने कितना नज़दीक से यहाँ की समस्याओं को देखा जाना है? क्योंकि मैं यहीं का जन्मा हूँ, यहीं का पला बड़ा हूँ, और यहीं मैंने स्कूलिंग भी की है, यहीं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहीं से किया है, सब कुछ यहीं से किया है। तो मुझे ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में पूर्ण तरह से अवगत हूँ। और क्योंकि दक्षिण क्षेत्र, जब मैं एमएलए था तो यही इसी क्षेत्र से मैं एमएलए था, और मुझे हर जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली कच्ची बस्ती की, गरीब जनता की, उससे मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि गरीब जनता की और जो निचली बस्ती के जो लोग बाग हैं और निचली बस्ती की कॉलोनीज़ हैं, उनका किस तरह डेवलपमेंट किया जाए और चहुमुखी विकास किया जाए। डॉक्टर साहब, जो कच्ची बस्ती की आपने बात की है, तो इस वक्त अगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए
तो जलभराव की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो आना सागर जब ओवरफ्लो हो जाता है, अपने फुल टैंक लेवल को छू लेता है, तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा मार निचली बस्ती के लोग उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान किस तरह से किया जा सकता है? आप कंपेयर करना क्योंकि ज़रूरी है। आज कोटा देखो, उदयपुर देखो, जोधपुर देखो, जयपुर देखो, कहाँ पहुँच गए, और अजमेर की स्थिति क्या है। मैं उसके लिए दोष दूंगा दोनों एमएलएस को जो पिछले 20 साल से एमएलए हैं, और ये कह के वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो जब बीजेपी सरकार थी, जब वो मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनके द्वारा अजमेर के डेवलपमेंट में कोई किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। आज भी अजमेर मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहा है। 72 घंटे में पानी आ रहा है। जैसे ही एक बारिश होती है, निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। और ये जो एस्केप चैनल है, जो कि पूरे अजमेर शहर से होती हुई जाती है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसका कोई समाधान नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अजमेर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, और उसका सारा श्रेय यहाँ 20 साल से दोनों विधायकों को जाता है। देखिए, अभी आपने जो 20 साल में दोनों विधायकों के कार्यकाल की बात की है, तो प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो 20 साल के कार्यकाल में 2 बार प्रदेश की बागडोर जो थी वो कांग्रेस के हाथ में आई थी। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब 2 बार प्रदेश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई तो दोनों विधायकों को काम नहीं करने दिया गया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी जानते हैं विधायक विधायक ही होता है। उसकी जो है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या विधान सभा जब चलती है उसमें, और ओवल और उसकी सक्रिय भूमिका रहती है उसके क्षेत्र के डेवलपमेंट में। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब सरकार कांग्रेस की इसलिए मैंने डेवलपमेंट नहीं किया। ये कोई बात नहीं है। ये तो आप किस तरह से जूझते हैं, लड़ते हैं, और किस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार से पैसा लाते हैं या यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आपका क्योंकि विधायक है इसलिए आपकी जिम्मेदारी आपको करना पड़ेगा, चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। देखिए, यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के बारे में अर्बन थ्योरी जो है वो हमेशा से यही कहती आई है कि कोई भी मास्टर प्लान होता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। पूरी तरह से 100% हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। तो अजमेर का जो मास्टर प्लान है वो भी कई बार फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन शिक्षाविदों ने कई बार प्रशासन को सलाह भी दी है, कई बार रिपोर्ट्स बना के भी दी हैं कि मास्टर प्लान को करीब सक्सेस कैसे बनाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अजमेर की जो इस वक्त दुर्गति है उसके पीछे प्रशासन की जो उदासीनता है वो भी जिम्मेदार है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन, जो शिक्षाविद जो हैं, शहर के जाने माने शिक्षाविद, वो जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, जो सुझाव देते हैं, उनको नज़रअंदाज करता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग राजनीतिज्ञ नहीं है, एक विज़न नहीं है, इसलिए जो अफसर हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। और क्योंकि उनका ये क्षेत्र नहीं है, वो साल 2 साल रहते हैं फिर चले जाते हैं। डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना समय निकालते हैं। इसमें ही मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो सिटिंग एमएलए होता है उसका अहम रोल रहता है। और मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी रहा है कि जो नगर निगम है उस पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है, और बीजेपी के नगर निगम में रहने से नगर निगम भी बिल्कुल निष्क्रिय रही है डेवलपमेंट के मामले में, चाहे सड़कों के बारे में सुधार हो, सफाई व्यवस्था हो या किसी तरह की व्यवस्था हो, उसमें भी वो सही खरे नहीं उतरे हैं। देखिए, अगर बात की जाए अजमेर की, तो अजमेर के विकास में नगर निगम को जितना सक्रिय होना चाहिए था उतना नहीं है। और अब जब हालात जब बिगड़े हैं तो नगर निगम ने ये कह दिया हमारे पास फंड भी नहीं है। तो आपको लगता है कि नगर निगम के ये बहाने सिर्फ जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। नगर निगम नगर निगम जोधपुर में भी है, नगर निगम जयपुर में भी है, नगर निगम कोटा में भी है, उदयपुर में। वहाँ से कहाँ से फंड आ गए, वहाँ से कैसे डेवलपमेंट हो गया? ये तो नगर निगम में जो चेयरमैन है वो उसकी जिम्मेदारी है कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कि किस तरह से फंड लाए और किस तरह से इसका डेवलपमेंट करे। जहाँ तक फंड की बात करें, मैं कहूँगा स्मार्ट सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है,
आज ये स्थिति है कि स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, किसी को मालूम नहीं, और जो लगा है वो भी गलत लगा। अभी अखबारों में भी आ रहा है, आपको भी मालूम है कि एनजीटी ने जितनी भी स्मार्ट सिटी की जितनी भी योजनाएं थे उनको 40 दिन में निस्तेनाबूद करने के लिए, मतलब उनको तोड़ने के आदेश देती है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है अजमेर के लिए कि चाहे वो विजय लक्ष्मी पार्क पे कोई डेवलपमेंट हुआ या निर्माण हुआ, पटेल मैदान में निर्माण हुआ, या ये जो 7 वंडर्स हुआ है, एनजीटी ने साफ कह दिया है कि ये सब अवैध निर्माण है, ये इमीडिएटली तोड़े जाए। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और ये सिर्फ क्योंकि स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, और ये इसमें जो सिटिंग एमएलएस थे या सिटिंग बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन्होंने अपना रोल सही से नहीं निभाया, इसीलिए ये हुआ है। और आप खुद देख लें कि स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया, कोई गिना भी नहीं सकता कि कहाँ गया है। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी की तो मूलभूत जो अवधारणा थी वो अजमेर में आके पूरी तरह से पलट गई है। घोटाला हुआ है, सब जानते हैं, कमिटीज़ भी बनी, निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस द्वारा भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन क्या कांग्रेस द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि जो अभी आपने 7 वंडर्स की बात की, एनजीटी ने निर्णय दे दिया इसको तोड़ने का, तो जो 7 वंडर्स पार्क था उसका वर्चुअल इनॉग्रेशन तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस चीज़ में नाकाम रहे कि वो अजमेर की जनता के दुख दर्द को प्रदेश स्तर तक पहुंचा सकें? देखो, जहाँ तक कांग्रेस कार्यकर्ता का है, वो प्रदर्शन धरना ही कर सकते हैं कि जो गलतियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है वो इससे ज़्यादा तो और क्या कर सकते हैं। वहाँ जाके हमने तो हमारा विरोध प्रकट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, मोदी जी को भी लिखा, और यहाँ धरना और जो भी यहाँ हमें ज्ञापन देना था दिया। अब ये तो उन पे है कि उन्होंने उसको सही किया या नहीं किया। आप अगर विधायक बनते हैं तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले जो लोग थे, जो अजमेर के पूरी तरह से गुनहगार कह लीजिए, तो इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके क्या कदम होंगे? मैं तो हमेशा इसके फेवर में रहा हूँ कि जो भी अधिकारी जिसने भी गलत किया है या घोटाले किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं अगर विधायक बना तो सबसे पहले मैं अजमेर की मूलभूत समस्याएं, जो कि 72 घंटे में पानी आ रहा है, जो कि बीसलपुर योजना अजमेर के लिए बनी थी, लेकिन ज़्यादा पानी जयपुर जा रहा है, तो मैक्सिमम पानी अजमेर आए और अजमेर को प्रतिदिन पानी मिले, इसकी मैं पूर्ण व्यवस्था करूँगा। विधायक अनीता बदेल जो हैं 20 साल से विधायक के पद पर काबिज हैं, 4 बार विधायक रह चुकी हैं और इनको मंत्री पद भी मिला हुआ था। अगर आप इनके कार्यकाल की समीक्षा करते हैं तो क्या आपकी नज़र में इनका कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित होता है? टोटल फेलियर साबित होता है, चाहे वो अनीता बदेल जी हो या वासुदेव देवनानी हो, क्योंकि अजमेर को हम उत्तर दक्षिण में नहीं बांट सकते। एक लेमैन हमेशा अजमेर को अजमेर ही मानेगा। तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, किसी स्तर पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये जग जाहिर है और दिखने वाली बात है। आप चाहो तो उदयपुर चल जाओ, आप चाहो जोधपुर चल जाओ, कोटा चल जाओ, आपको इमीडिएटली जयपुर चल जाओ, इमीडिएटली आपको फ़र्क दिख ही जाएगा। तो अगर आप एमएलए बनते हैं तो आपको लगता है फिर आपको पूरे डेवलपमेंट की जो शुरुआत है तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करने के लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल जीरो से। अजमेर 50 साल पीछे चला गया है, उसको वापस उसका चहुमुखी विकास करने के लिए जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जिसमें पानी की समस्या से लेके सड़कों की समस्या से लेके ये जो निचली बस्ती में पानी आ जाता है, बाढ़ की जो स्थिति हो जाती है, वो समस्या को लेके या अन्य जो भी समस्या है सड़कों से लेके लाइटों से लेके, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस से अभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से हेमंत भाटी दावेदारी कर रहे हैं, जो कि पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। इसके अलावा और भी अन्य दावेदार हैं जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं। तो इन सब की दावेदारी के बीच में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जाएगी? देखो, जहाँ तक कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और दावेदारी का हक सबको है, सबको करना भी चाहिए दावेदारी। और मैंने दावेदारी की, मेरे क्या पॉजिटिव मैंने थे वो मैंने मेरे बायोडाटा में लिख दिए। और आगे अब AICC राहुल गांधी जी पे, खड़गे साहब पे है कि वो किसको टिकट देते हैं। और कल ही
हम सब अजमेर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि टिकट किसी को भी दे, हम सब मिलके अब की बार कांग्रेस के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी भी सामने आ रही है। पहले प्रदेश स्तर पर सामने थी, सुलह करवा दी गई और अब मान रहे हैं कि चुनाव तक तो सुलह टिक जाएगी। लेकिन अगर अजमेर के स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर तो बहुत भयानक तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी तकरार हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट हो रही है और ऐसा एक बार नहीं कई बार सामने आया है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो छवि है वो इससे जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, जनता के बीच में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो AICC राहुल जी और खड़गे साहब और सोनिया जी सब इस बात से चिंतित है और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत जी को और सचिन पायलट जी को साथ बिठा के वार्ता कर दी और आपस में सहमति कर दी और अब ये स्थिति है कि दोनों मिलके राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार उसके लिए एकजुट है और ये कोई चुनावी समझौता नहीं है, ये कांग्रेस को मजबूत करने का समझौता है। इसी तरह से जहाँ तक हम अजमेर शहर की बात करें, अजमेर ज़िले की बात करें या अजमेर संभाग की बात करें, छोटे मोटी तो लड़ाई झगड़े तो परिवार में होते रहते हैं, बड़े परिवार में, तो इससे कोई हमारी चुनाव में या हमारे जो कैंडिडेट होगा उसके विजय होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा मानना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बार का जो कार्यकाल है वो विवादित बयानों से भरा हुआ है। अभी हाल ही में न्यायपालिका को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है और जहां तक देखा जाए तो आपके पिता जो जसराज जी जयपाल हैं वो भी एक अधिवक्ता रहे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया बयान है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मेरे फादर खुद भी अभी भी एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो ये जो बयान आया भी CM साहब ने, अशोक गहलोत जी ने इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसके लिए रेक्टिफाई कर दिया और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव के उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। ये छोटी त्रुटि हो जाती है कभी कभी, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अशोक गहलोत सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, कई सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की, इनमें महंगाई राहत कैंप भी है, प्रशासन शहरों के संग योजना भी है और इसके अलावा अगर अभी देखा जाए तो हाल ही में स्मार्टफोन का वितरण भी किया जा रहा है। तो जैसा इसको प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो क्या ये चुनावी स्टंट है? नहीं, ये किसी भी हालत में चुनावी स्टंट नहीं है। मैं विदेश भी घूमा हूँ और पूरे इंडिया में भी आप देखें किसी भी स्टेट में, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ इसलिए किसी भी स्टेट में 25 लाख का मेडिकल बीमा कहीं भी नहीं है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी CM साहब का बयान जो उन्होंने उपलब्धि है कि 25 लाख का बीमा। मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, लोग बाग आते हैं, धन्यवाद देते हैं, मैं फ़ोन भी करता हूँ, हॉस्पिटल भी फ़ोन करता हूँ क्योंकि मैं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का सदस्य भी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 25 लाख का बीमा होना और गरीब आदमी जो पैसे नहीं दे सकता उसका हर तरह से, हर नई तकनीक से है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब स्टेंट लग रहे हैं या और भी जो टेक्निकल उपचार है वो मेडिकल सुविधा उसको मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक महंगाई राहत केंद्र का सवाल है, जो ये कैंप लगे हैं, ये चुनावी स्टंट नहीं है। आप ये देखो कि कितने जनों ने रजिस्ट्रेशन हुआ है, गरीब से गरीब लोग जिनको ये मालूम नहीं था कि क्या क्या राहत कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत साहब दे रहे हैं, वो कैंप में जा के अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सारी सुविधाएं ले रहे हैं। उसमें मेडिकल की सुविधा है, फ्री राशन, मोबाइल, बिजली, 100 यूनिट बिजली और सबसे बड़ा, क्योंकि मैं गैस डीलर भी हूँ, LPG डीलर हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, 500 रुपये की सब्सिडी देना सिलेंडर पे, एक सिलेंडर पे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्हीं सभी कारणों के कारण हम कांग्रेसी, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब को देखते हुए आज गरीब जनता वापस कांग्रेस को लाना चाह रही है और कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
नहीं दिखता, इसलिए कांग्रेस सरकार वापस राजस्थान में आएगी। छोटा सा सवाल, आप खुद भी चिकित्सक रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते अगर आप अपने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखें, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल है, उसकी हालत भी बड़ी ख़राब है, और अगर देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर दलित तबके की जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये जो आरक्षित वर्ग की जनसंख्या है ये कहीं ना कहीं अशिक्षा और नशे के जाल में बहुत बुरी तरह से जकड़ी हुई है। ये यहाँ की अगर देखा जाए तो ये इस क्षेत्र के लिए एक श्राप है। तो इसके निदान के लिए आपका कदम क्या होगा, क्योंकि पहल किसी ना किसी को करनी होगी। आप सही कह रहे हो कि जो आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंजेशन है। JLN हॉस्पिटल का भी जो OPD है बहुत ज़्यादा कंजेशन है। मेरी यही विधायक बनने के लिए रहेगा कि एक और बड़ा हॉस्पिटल अजमेर दक्षिण में हो, और क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और वो इसलिए सुविधा ले सके। जहाँ तक और कोई है उसके लिए भी मेडिकल अगर हॉस्पिटल और बन जाएगा तो वो भी जो है वो निदान, उसका भी निदान हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पर जो नशे की लत है उससे बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, वो आपका प्रयास रहेगा यहाँ डेवलप करने? बिल्कुल बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। और नशे की लत के लिए, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। इसके लिए मैं पुरजोर मांग भी करूँगा, और मैं विधायक बन गया तो डेफिनेटली एक बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। आखिरी सवाल, यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैंने जैसा बताया कि कल ही हम सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ कांग्रेस जन, NSA यूथ कांग्रेस सेवा दल व जितने भी वार्ड अध्यक्ष, पार्षदगण, सब ने मिलके ये कल प्रण लिया है, एक ये शपथ ली है कि अजमेर दक्षिण और उत्तर से कोई भी AICC राहुल जी किसी को भी, खड़गे साहब किसी को भी टिकट दें, हम उसको जिताने में एकजुट एक होके उसको जिताएंगे। ये हमने कल शपथ ले ली है। ये थी खास मुलाकात डॉक्टर राजकुमार जयपाल के साथ, जो अपने संगठन के प्रति पूरी तरह से आस्था रखते हैं। इनका सपना है अजमेर दक्षिण के विकास का। हालांकि ये पूरे अजमेर को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन अजमेर दक्षिण के विकास को इन्होंने प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ी समस्या अजमेर दक्षिण की जलभराव के अलावा अगर देखा जाए तो अशिक्षा और नशा है, क्योंकि यहाँ आरक्षित वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार जयपाल का सपना है इस क्षेत्र में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर डेवलप करने का। तो ये खास मुलाकात थी डॉक्टर राजकुमार जयपाल के साथ, जो कि अपनी दावेदारी को लेकर सकारात्मक रुख रखते हैं। मैं मनीषा शर्मा, द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।